जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है सबका। और आज फिर हम लोग एकत्रित हुए हैं अपना एफएससी नंबर 25 का केमिस्ट्री का डिस्कशन लेके। मैं यानी संजीव भाटिया आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हमारे एसपी सिंह सर के इस मिशन के साथ अब पढ़ने का अधिकार सबको, डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और हमारा क्वेश्चन नंबर 51 है, द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा यूनिट होता है, जब हम लोग यूनिट निकालते हैं और उसके लिए हम लोग जो जनरल इक्वेशन लेते हैं वो हमारी होती है मोल 1 - n, मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1, सेकेंड इनवर्स। ये बच्चा यूनिट होती है हमारी जनरल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की, जहां पर n ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, n हमारा ऑर्डर है रिएक्शन का। अब मुझे दिया गया थर्ड ऑर्डर, दैट मीन्स n इक्वल टू मेरा 3 होगा। अब मैं n की जगह पे 3 रख दूंगा तो मुझे मिल जाएगा मोल 1 - 3, लीटर 3 - 1, सेकेंड -1, पावर -1, सेकेंड इनवर्स। इसको सॉल्व करोगे आ जाएगा मोल -2, लीटर 2, सेकेंड इनवर्स। अब देखिए इसमें किस ऑप्शन में ये आ रहा है। देखिए फोर्थ ऑप्शन में मोल की पावर -2, लीटर की पावर 2, सेकेंड की पावर -1। अब ये हमारा ऑप्शन नंबर फोर्थ सही हो जाएगा यहाँ पर। और सेकेंड इनवर्स आप जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन का के का यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग के सी एंड के पी आर नॉट इक्वल। तो देखो भाई, पहली बात तो समझ लो कि अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है, तो डेल्टा एन जी 0 है, तो ऐसी स्थिति में के पी इक्वल टू के सी होता है। ऐसी स्थिति में के पी इक्वल टू के सी होता है। और अगर इफ डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे में बेटा के पी के सी के बराबर नहीं होगा। या तो के पी बड़ा होगा के सी से, या के सी बड़ा होगा के पी से। अब इसमें हम लोग यहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर जो गैस मोल है वो 2 है, और यहाँ पर सॉलिड का मोल काउंट नहीं करेंगे, गैस का मोल 1 है। तो इसके लिए जो डेल्टा एन जी आ रहा है वो 2 - 1, दैट मीन्स 1 आ रहा है। यानी इसका डेल्टा एन जी 0 नहीं आया, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा ऐसा है जिसमें के पी और के सी बराबर नहीं है। अगर आप इस ऑप्शन की बात करें, बाकी ऑप्शंस की बात करें, तो फिर मुझे यहाँ पर इसमें देखने को मिलेगा डेल्टा एन जी इक्वल टू नाइट्रोजन का 1, ऑक्सीजन का 1 और नाइट्रिक ऑक्साइड का 2। सो ये 0 आएगा। तो इसके लिए डेल्टा एन जी क्योंकि 0 आ रहा है, इसलिए के पी और के सी बराबर होगा। सेम बात यहाँ पर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए 1 मोल है गैस का, यहाँ भी 1 मोल है गैस का। तो इसके लिए अगर आप डेल्टा एन जी निकालो तो 1 + 1 प्रोडक्ट साइड पे हो गया, रिएक्टेंट साइड पर भी 1 + 1 हो जाएगा, यानी कि हमारा ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा। और इस वाले में अगर हम लोग देखें तो मोस्टली यहाँ पे I2 जो होता है वो सॉलिड स्टेट में होता है, बट यहाँ गैस दिया हुआ है, इसलिए कोई चिंता करने की बात नहीं है। डेल्टा एन जी इक्वल टू 2 - 1 + 1 इक्वल टू 0। तो सेकेंड थर्ड फोर्थ ऑप्शन में डेल्टा एन जी 0 आ रहा है, इसलिए के पी बराबर के सी होगा। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में डेल्टा एन जी नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है, सो के पी नॉट इक्वल टू के सी होगा। और यहाँ पे यही पूछ रहा है कि के पी के सी किस में बराबर नहीं होगा। The molarity of solution 10 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml solution। तो वेट मुझे दे रहा है 10 ग्राम। जब वेट आता है तो मॉलिक्यूलर वेट की भी नीड होती है, और NaOH का मॉलिक्यूलर वेट 40 होता है, आप सब जानते हैं, फिर भी मैं निकाल के दिखा दे रहा हूँ। सोडियम का 23 है, ऑक्सीजन का 16 है और हाइड्रोजन का 1 है। सो अगर आप इसको ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा। और इसके बाद हमारा वॉल्यूम 450 ml है, वॉल्यूम 450 ml लिख लिया है हमने। और अब हमारा फॉर्मूला लगाने का समय आया, जो मोलैरिटी का फॉर्मूला
वो सब आप जानते हैं। मोलैरिटी इक्वल टू फॉर्मूला लग जाएगा हमारा, मोलैरिटी इक्वल टू 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट और वॉल्यूम इन ml। वैल्यू रख देते हैं 1000 इंटू वेट ऑफ सॉल्यूट 10 ग्राम, बहुत इजी कैलकुलेशन है, और मॉलिक्यूलर वेट 40 है, और वॉल्यूम भाई मुझे दिया है 450। तो ये मैं अगर इसको कैंसिल कर देता हूँ तो यहाँ 0 0 कैंसिल हो गया, 4 से ये 250 हो गया, 250 का 0 इससे कैंसिल हो गया, 25/45। अगर 5 के टेबल से इसको काटें तो 5/9 आ जाएगा। तो 9 का अगर 0.50 एक पॉइंट ले ले तो 50 हो जाएगा। 9 5 जा 45, फिर 9 5 जा 45, 0.556 बना लो। तो ये 0.566 फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कार्बन इन कार्बन सब ऑक्साइड। कार्बन सब ऑक्साइड का फॉर्मूला आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, बहुत फेमस है। और कार्बन सब ऑक्साइड C3O2 होता है, और केवल फॉर्मूले से ही नहीं काम चलेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 कार्बन है और तीनों की अलग अलग ऑक्सीडेशन नंबर निकाली गई है। अगर एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट की बात पूछ रहा होता तो मैं 3 कार्बन की ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 2 ऑक्सीजन की, दैट मीन्स ऑक्साइड की ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0 करके फॉर्मूले से सॉल्व कर लेता। बट अभी मुझे स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, देखिए कार्बन सब ऑक्साइड का ये स्ट्रक्चर है। अब आपको एक एक करके यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज के थ्रू निकालनी पड़ेगी। तो अगर आप देखो तो ऑक्सीजन और कार्बन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ अगर डबल बॉन्ड है तो -2 चार्ज आएगा, और लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है +2 चार्ज आएगा। अगर सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन पेयर बीच में रहेगा, इसलिए 0 चार्ज आएगा। यहाँ से भी 0 चार्ज आएगा। यहाँ पर फिर से ऑक्सीजन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है -2, कार्बन की तरफ +2। इस तरह से अगर हम लोग देखें तो ऑक्सीडेशन नंबर जो C3O2 में आ रही है, पहले कार्बन की +2 आ रही है, दूसरे की 0 आ रही है, तीसरे की भी +2 आ रही है। तो कौन सा ऑप्शन मेरा मैच कर रहा है? सेकेंड। यहाँ पर हालांकि +2 0 है, 2 कार्बन की +2 है, बट अगल बगल वाले कार्बन की +2 नहीं है, इसलिए इसको नहीं लेना चाहिए। नन ऑफ दिस का मतलब नहीं है, इसमें +1 है तो ये हो नहीं सकता। तो 54 का सेकेंड हो गया। वर्क डन करना है मुझे, द वर्क डन ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ अ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 3 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब। यानी कि जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो 3 डेसीमीटर क्यूब है। डेसीमीटर क्यूब ही लीटर होता है, तो ये 3 लीटर है। और सिमिलरली जो V2 है हमारा, V2 हमारा है 6 डेसीमीटर क्यूब, यानी कि 6 लीटर। अब मुझे क्या दिया गया है? एक्सटर्नल प्रेशर P एक्सटर्नल 5 ATM दिया गया, 5 ATM। फॉर्मूला मुझे वर्क डन का मालूम है, वर्क डन का फॉर्मूला होगा W इक्वल टू -P एक्सटर्नल V2 - V1। अब इसको मैं रखूंगा, -5, V2 मेरा है 6 -3, दैट मीन्स ये आ जाएगा -15 लीटर ATM, क्योंकि यहाँ पे हमने जो वॉल्यूम है वो लीटर में लिया और जो प्रेशर था वो ATM में लिया। अब हम लोग यहाँ मैच करेंगे, बट यहाँ पे सब जूल दिया गया है, तो मुझे मालूम है 1 लीटर ATM इक्वल टू 101.3 जूल होता है। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, -15 इंटू 101.3, और ये आ जाएगा जूल, बिकॉज 1 लीटर ATM इक्वल टू होता है 101.3 जूल। इस कन्वर्जन के बारे में मुझे पता होना चाहिए। अब मैं इसको फाइनली सॉल्व कर लेता हूं। तो फाइनली सॉल्व करके मेरे पास आ गया है, फाइनली सॉल्व करके मेरे पास आंसर आ जाएगा 15 3 जा 45, 5 यहाँ आया, 4 यहाँ, 15 1 जा 15, 19, और 15 1 जा 15, 15195, और डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा
1519.5, तो 1519.5 माइनस का फोर्थ ऑप्शन मेरा सही हो रहा। एक कन्वर्जन हमारे सामने आया है, देखिए कन्वर्जन बनाते हैं। यहाँ पर मुझे C6H5NH2 दिया गया और इसका NaNO2 और HCl से रिएक्शन किया, यानी ये रिएक्शन बहुत फेमस है, आप जानते हैं NaNO2 और HCl से HNO2 बन जाएगा। ये रिएक्शन डाई एजोटाइजेशन की रिएक्शन होती है, जिससे यहाँ पे C6H5N2 प्लस Cl माइनस बन जाएगा, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब इसको भाई साहब वाटर के साथ हीट किया गया, तो वाटर के साथ जब हमने इसको हीट किया है, तो वाटर के साथ हीट करने पे यहाँ फिनॉल मिल जाएगा। यहाँ रिएक्शन हो जाएगी इस तरीके से, इस तरफ HO आ जाएगा, इस तरफ H आ जाएगा और N2 रिलीज हो जाएगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। अब फिनॉल मुझे मिल जाएगा, सिंपली यहाँ फिनॉल बना हुआ है, तो मुझे और कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। फिनॉल मिल जाएगा, N2 मिल जाएगा, HCl मिल जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, फिनॉल थर्ड ऑप्शन है। फिर क्वेश्चन नंबर 57 में भी हमारा एक रिएक्शन दी हुई है और इसमें हमारा एनीसॉल का Br2 से एथेनोइक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए, बिल्कुल NCERT से उठा के रखा हुआ है। और इसमें एक ऑर्थो प्रोडक्ट है, एक पैरा प्रोडक्ट है। ऑर्थो प्रोडक्ट में स्टेरिक रिपल्शन लगेगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आ जाएगी, जिसकी वजह से रिपल्शन की वजह से एनर्जी बढ़ जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, तो परसेंटेज कम हो जाएगा। और ये हमारा पैरा है, पैरा में हिंड्रेंस कम है, इसलिए पैरा की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो जब पूछ रहा है मुझसे क्या कि द मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट सेकेंड होगा। अब ये दोनों प्रोडक्ट बनाए, उसमें मेजर प्रोडक्ट सेकेंड होगा। 58 क्वेश्चन, 4F फेराडे ऑफ चार्ज विल प्रोड्यूस, ये एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का फेराडे इलेक्ट्रोलिसिस का क्वेश्चन है। इसमें देखिए हमको ये बात ध्यान रखनी होती है कि जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो x फेराडे के बराबर होता है। दैट मीन्स इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारा चार्ज है, चार्ज किसी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, वो चार्ज हम लोग भेज रहे हैं 4 फेराडे, 4 फेराडे चार्ज भेज रहे हैं, यानी कि हमारा ग्राम इक्विवेलेंट 4 डिपॉजिट होगा, 4 ग्राम इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा। अब इनमें से मैं पता करना किसका ग्राम इक्विवेलेंट 4 आएगा, जिसका ग्राम इक्विवेलेंट 4 आएगा वही मैच हो जाएगा ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे कॉपर सल्फेट में कॉपर +2 है और इससे कॉपर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है मोल इनटू वैलेंसी फैक्टर। तो हम लोग इसके लिए ऑप्शन फर्स्ट के लिए ग्राम इक्विवेलेंट निकालेंगे, ऑप्शन फर्स्ट के लिए। तो ऑप्शन फर्स्ट में जो मोल गिवन है वो 2 गिवन है और जो वैलेंसी फैक्टर है कॉपर का +2 से 0 में 2 हो रहा है, यानी कि 4। तो अभी ग्राम इक्विवेलेंट फर्स्ट ऑप्शन में 4 आया, तो यहाँ पे मैंने 4 फेराडे चार्ज भेजा, यहाँ से भी ग्राम इक्विवेलेंट 4 था, यहाँ से भी 4 आया। इसका अर्थ है कि ये वाला ऑप्शन सही है, बट मुझे आगे भी ऑप्शन चेक कर लेने चाहिए, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव भी ऑप्शन है। तो जब ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो तो मुझे आगे जाना चाहिए, या ऐसा हो कि फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट या फिर सेकंड एंड थर्ड करेक्ट, तो मुझे आगे जाना चाहिए। तो हम लोग सेकंड ऑप्शन की तरफ चलते हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड में चेक करते हैं क्या है कंडीशन। ऑप्शन सेकंड चेक किया, ऑप्शन सेकंड में मैं ग्राम इक्विवेलेंट निकालने जाऊंगा और ग्राम इक्विवेलेंट निकालने में जो मोल गिवन है मेरे 2 मोल गिवन है, 2 मोल ले लिया। और अभी मुझे इसका वैलेंसी फैक्टर पहले पता करना है कि कितना है। तो वैलेंसी फैक्टर पता करने के लिए देखो यहाँ पे Fe की ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, +2 से 0 हो रहा। वैलेंसी फैक्टर टोटल चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर होता है, आप लोग जानते हो। तो 2 में से 0 गया, 2 आ गया, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा। अभी तो ये तय हो गया कि ऑप्शन नंबर 4 ही सही होगा। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही 4 ग्राम इक्विवेलेंट आया। तो अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि अब कोई ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड तो है नहीं, तो थर्ड नहीं भी चेक करोगे तो काम बनेगा, लेकिन बाय चांस
अगर तुम्हें लग रहा है कि थर्ड भी चेक कर लेते हैं तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो 2 मोल ऑफ H2 एट STP, बस यहाँ पर एक चीज फ्रॉम H प्लस होना चाहिए। ये कमी है इस क्वेश्चन की, फ्रॉम H प्लस यहाँ नहीं दिया, फ्रॉम H प्लस दे देता वैसे भी H2 H प्लस से ही आता, ये इतना अंडरस्टूड बात है, तो नहीं भी दिया तो समझना चाहिए था। अब H प्लस में यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर +1 है, यहाँ 0 है। आप कहोगे सर चेंज 1 का आया, बट एक H के लिए चेंज 1 क्या आया और H2 में 2 H होते हैं, तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर चेंज 2 का चेंज आया। तो फिर से अगर हम लोग ऑप्शन नंबर थर्ड की तरफ गए, ऑप्शन नंबर थर्ड में तो ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल टू मोल, मोल देखिए कितना दिया गया, 2 दिया गया, सब में 2 मोल दिया गया, और यहाँ पे भी वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 इक्वल टू 4 हो गया। अब ये मेरा तय हो गया कि यहाँ पे मेरा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, फोर्थ ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 4 फैराडे भी दिया गया और फोर्थ ऑप्शन भी सही हो गया। शायद ये ऐसी भी ट्रिक होती है कोई पहचानने की। अब सॉलिबिलिटी ऑफ AgCl भी मिनिमम इन, देखो सॉलिबिलिटी मैक्सिमम तब होती है जब रिएक्शन होने लगे। जैसे कि अगर AgCl की मुझसे सॉलिबिलिटी पूछ रहा है और मैक्सिमम पूछता तो NH3 में मैक्सिमम बता देता, बिकॉज NH3 से रिएक्शन कर लेता और AgNH3 होल ट्वाइस का एक कॉम्प्लेक्स बना लेता, सॉल्यूशन बना लेता। लेकिन मुझसे तो मिनिमम पूछा, तो मिनिमम मेरा सॉलिबिलिटी आती है कॉमन आयन इफेक्ट लगने पर। तो जब मुझे कॉमन आयन इफेक्ट देखना है, जितना कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा होगा उतना सॉलिबिलिटी कम हो जाएगी, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम हो जाएगी। अब यहाँ पर देखिए ये है हमारा AgCl। देखो AgCl सॉलिबिलिटी का मीन्स है AgCl आयन में टूट जाए, Ag प्लस Cl माइनस में, जितने ज्यादा आयंस में टूटेगा उतना ज्यादा सॉलिबिलिटी होगा, जितना कम आयंस में टूटेगा उतना कम सॉलिबिलिटी होगी। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने देखा कि KCl की प्रेजेंस में लिया तो K प्लस आ गया और Cl माइनस आ गया। जब कभी एक वीक इलेक्ट्रोलाइट में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए और एक आयन कॉमन भी तो इसको कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं, और कॉमन आयन इफेक्ट लग जाने पर डिग्री ऑफ डिस्टोशन कम हो जाती है, ये कह ले बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाती है। तो बैकवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाएगी तो ये Ag प्लस Cl मिल के AgCl कोलैप्स होने लगेगा, कंबाइन होने लगेगा, तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। अब देखो यहाँ पर Cl माइनस की कंसंट्रेशन क्या है, 0.1 मोलर। अभी कॉमन आयन की कंसंट्रेशन कम है, और जब हम लोग CaCl2 के लिए गए, CaCl2 में Ca2 प्लस 2Cl माइनस बना, तो यहाँ पर CaCl2 कितना था, 0.1 मोलर, तो इसका तो 0.1 मोलर आएगा, लेकिन इसका 2 इंटू 0.1 मोलर आएगा, यानी कि 0.2 मोलर आएगा। जितना कॉमन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा उतना ही कॉमन आयन इफेक्ट ज्यादा, उतना ही सॉलिबिलिटी कम, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कम, बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा तेज। इन सब की तहत ये तय हो गया कि सेकंड वाले ऑप्शन में सॉलिबिलिटी सबसे कम होगी। अब अगर तुमसे सॉलिबिलिटी का इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछ लेता तो सबसे कम हो जाता सेकंड ऑप्शन में, क्योंकि इसमें कॉमन आयन इफेक्ट सबसे ज्यादा लग रहा है, फिर उससे ज्यादा हो जाता फर्स्ट में, कॉमन आयन लग रहा है लेकिन थोड़ा कम लग रहा है, वाटर में कोई भी इफेक्ट नहीं लग रहा है, और अमोनिया रिएक्शन कर ले रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा सॉलिबिलिटी फोर्थ में होगी, सबसे कम सेकंड में होगी। मिनिमम मांगा है इसलिए सेकंड वाला ऑप्शन ही मुझे करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जाता हूं, क्वेश्चन नंबर 60, इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक स्ट्रेंथ आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, नहीं जानते तो यहां सुनिएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ प्रोपोर्शनल होती है -I इफेक्ट के, और एसिडिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है +I इफेक्ट के। अब मुझे चेक करना है कि किसमें -I दिया, किसमें +I दिया। तो देखिए ये जो A है मेरा CH3COOH, इसमें आप समझ रहे हो बाखूबी कि ये +I दिया, तो ये सॉलिबिलिटी को डिक्रीज कर रहा। और यहाँ पर मुझे MEOCH2COH दिया गया, CH3OCH2COH, इसमें -I लग रहा, CH3O का -I लग रहा, CH3O ग्रुप मेथॉक्सी ग्रुप -I लगा रहा, तो ये एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है। फिर मुझे CCl3COH मिल गया, CCl3COH, इसमें 3 Cl
का इंडक्टिव इफेक्ट निगेटिव है और 3 निगेटिव लग रहे हैं, तो ये काफी ज्यादा बढ़ा रहा है एसिडिक स्ट्रेंथ को। और यहाँ पर तो दो CH3 लग गए, मेथिल मीन CH3, इसमें डबल प्लस आई लग गया, यहां से भी प्लस आई लग गया, यहां से भी प्लस आई लग गया, तो ये काफी ज्यादा घटा रहा है। अब मुझे देखो, 2 में घटा रहा है, 2 में बढ़ा रहा है। अब 2 में इसमें तो डबल घटा रहा है, इसमें सिंगल घटा रहा है, इसमें सिंगल बढ़ा रहा है, इसमें डबल बढ़ा रहा है, तो मुझे इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आ गया। पहले मैं डाल लेता हूँ कौन ए है, कौन बी है, कौन सी है। ये मैंने देख लिया, ये है मेरा ए और ये है मेरा बी, ये है सर मेरा सी और ये है मेरा डी। अब आप ही बताओ कि सबसे ज्यादा कम किसकी होगी, सी की, तो सी की सबसे ज्यादा कम होगी। नहीं, सी की तो सबसे ज्यादा होगी, कम पूछना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना, तो सबसे कम होगी डी की, डी की सबसे कम होगी। डी से ज्यादा किसकी होगी, डी से ज्यादा ए की होगी, क्योंकि इसमें सिंगल प्लस आई लग रहा है, इसमें डबल प्लस आई लग रहा था। फिर इससे ज्यादा किसकी होगी, बी की, बी में सिंगल माइनस आई लग रहा है, इसमें ट्रिपल माइनस आई लग रहा, इससे ज्यादा होगा सी का। अब आंसर आप ही लोग चुन के बताओ कि कौन सा होना चाहिए। तो बी, डी से ज्यादा ए, ए से ज्यादा बी, बी से ज्यादा सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट होना चाहिए। तो 60 का हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और शेप के लिए है। तो देखिए HCF6 में 6 सिग्मा बॉन्ड है और एक लोन पेयर है, 6 सिग्मा प्लस 1 लोन पेयर, टोटल नंबर बन रही 7, तो 7 टोटल नंबर बन रही, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगी S 1 3 के P के 3 और 4 और D3 7, sp3d 3 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए। तो ए का तो फर्स्ट से ही मैच होगा। XCO3 कुछ इस तरीके का होता है, सब लोग जानते हैं पिरामिडल है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बता देना चाहता हूँ कैसे देखना है। XCO3 का ये स्ट्रक्चर होता है और इसके पास 3 सिग्मा है, 3 सिग्मा है और 1 लोन पेयर है, टोटल नंबर 4 आ रही है। तो इसमें बाबू हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा, पिरामिडल शेप होगा, ये देखो ऐसे मिला, यानी कि बी का थर्ड सही होगा। XCOF4 इसका स्ट्रक्चर ऐसे बनाएंगे, XC में 4 F ऐसे जुड़ जाएंगे और एक ऑक्सीजन ऐसे जुड़ जाएगा, ये स्क्वायर पिरामिडल शेप है। अभी आप इसका अगर सिग्मा गिनोगे तो 1 2 3 4 5 सिग्मा और 1 लोन पेयर है, टोटल नंबर 6 है, यानी कि हाइब्रिडेशन sp3d2 होगा और ये शेप स्क्वायर पिरामिडल है। अब स्क्वायर पिरामिडल sp3d2 फोर्थ मिल रहा है, तो सी का फोर्थ हो जाएगा। XCF4 सब समझ गए, एक ही बचा हुआ है, इससे इतने से ही आइडिया लग जाएगा, लेकिन मैंने सिखाने के पर्पज से सारे बता दिए। आप कुछ एक या दो देख के भी आइडिया लगा सकते हैं, जैसे ए का फर्स्ट है तो फर्स्ट सेकंड होंगे, थर्ड फोर्थ नहीं होगा। बी का जैसे निकाला थर्ड है, वैसे ही ऑप्शन नंबर फर्स्ट मिल गया था, मुझे पूरा जाने की जरूरत भी नहीं थी। अब XCF4 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर होता है और sp3d2 इसमें हाइब्रिडेशन होता है। तो ए का फर्स्ट, बी का थर्ड, सी का फोर्थ, डी का सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो गया। 62 में एक नॉन आइडियल गैस है, ठीक है सर, नहीं नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, मिक्सिंग 30 ml क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन का किया। तो जब ऐसा करे कि दो सॉल्यूशन के वॉल्यूम मिलाए, तो पहले देख लिया अगर वो दोनों दोनों लिक्विड का जो मिक्सचर है, सॉल्यूशन है, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो जितने जितने वॉल्यूम है टोटल वॉल्यूम उतना ही आता है। अगर मान लीजिए कि जो हमारे दो लिक्विड का सॉल्यूशन है वो हमारा नॉन आइडियल सॉल्यूशन और पॉजिटिव डेविएशन शो करता है, तो वॉल्यूम जो टोटल होता है जितना लिक्विड का मिलाया होता है उससे थोड़ा सा बढ़ जाता है, पॉजिटिव माने इंक्रीज हो गया, बढ़ जाता है। और अगर हमने देखा कि हमने दो लिक्विड मिलाए
और उन दोनों लिक्विड के मिलाने से जो बनने वाला सोल्यूशन है वो नॉन आइडियल सोल्यूशन और नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है राउल्ट्स लॉ पर। तो नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है तो जितना टोटल आएगा उससे थोड़ा कम होगा। जैसे अगर मैंने 10 ml मिला है तो मुझे एक्सपेक्टेशन है कि 20 ml आएगा, बट 20 ml से थोड़ा सा कम 19 ml हो सकता है, 19.5 ml हो सकता है, 18 ml हो सकता है अगर निगेटिव डेविएशन है। तो अगर पॉजिटिव डेविएशन है, इफ देयर इज पॉजिटिव डेविएशन प्रेजेंट, तो 10 + 10 20 तो मुझे लग रहा था, बट आएगा 21, आएगा 20.5। तो बच्चा इसी तरीके से तुमको करना है। अब मैंने यहाँ पर सबसे पहले तो ये डिसाइड करना है कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का मिक्सचर कैसा है। समझ रहे होगे नेगेटिव डेविएशन है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ रही है दोनों के बीच में, और जब भी कभी लिक्विड ए और लिक्विड बी के बीच में अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा हो जाए, ए की तुलना में, बी की तुलना में, तो ये नेगेटिव डेविएशन की पहचान होती है। तो जैसे कि हम लोग क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर ऐसे बना सकते हैं, ये क्लोरोफॉर्म का स्ट्रक्चर है और ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है, ये एसीटोन का स्ट्रक्चर है, और इस ऑक्सीजन और इस H के बीच में एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ गई, इसका मीन्स है ये एक नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, और इसका जो डेल्टा V आएगा वो नेगेटिव आएगा। डेल्टा V मीन्स टोटल वॉल्यूम फाइनल माइनस टोटल वॉल्यूम इनिशियल। इनिशियल टोटल वॉल्यूम कितना है? 30 + 50, 30 + 50 यानी कि 80। अब निश्चित ही ये निगेटिव आ रहा तो ये 80 से कम रहेगा, तो 80 से कम रहेगा तो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन 80 ज्यादा है, और यहाँ 79 आ सकता है, 78 आ सकता है, 76, 77। कौन सा ऑप्शन मैंने सही कर लिया है? सेकंड। विच वन विल शो द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट? तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के। जिसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा, और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के और वांट ऑफ फैक्टर आई के। मोलैलिटी नहीं दिया है, मोलैरिटी दिया है, तो मोलैरिटी भी नियरेस्ट में ले सकते हैं फॉर वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब मोलैरिटी तो सब में 1 मोलर 1 मोलर 1 मोलर है, तो सारा खेल आई पे टिक गया। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आई बराबर होता है नंबर ऑफ आयंस फॉर्म बाय वन मॉलिक्यूल। KCl में 2 आयन है, K+ और Cl-, तो इसका I2 होगा। इसमें 3 आयन है, एक Ca2+ और 2 Cl-, तो इसका I3 होगा। ऐसे कर सकते हो, KCl K+ और Cl- में टूट रहा, यानी कि यहाँ पर एक K+ है, एक Cl- है, तो इसके लिए I बराबर 2 हो गया। अगर हम लोग ने CaCl2 लिया, CaCl2 तो Ca2+ + 2 Cl-, इसमें हम लोग मानना है कि अल्फा 100% डिसोसिएशन है या अल्फा की वैल्यू 1 है, तो दैट मीन्स यहाँ पर 1 Ca है, 2 Cl- है, तो I = 1 + 2 बराबर 3 होगा। और कैल्शियम फॉस्फेट में अगर जाओगे, अब पूरे क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, आपके सामने पूरी तस्वीर क्लियर हो गई है। यहाँ पर 3 कैल्शियम बन रहे हैं और 2 फॉस्फेट बन रहे हैं, 2 फॉस्फेट बन रहे हैं, फॉस्फेट पे 3- है। 3 कैल्शियम बन रहा है, 2 फॉस्फेट बन रहा है, तो 3 + 2, 3 + 2 बराबर 5, तो आई की वैल्यू इसके लिए 5 है। जिसकी आई की वैल्यू सबसे ज्यादा उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। अगर मोलैरिटी या मोलैलिटी डिफर कर रही होती तो इनका मल्टीपल प्रोडक्ट लेके निकालते, बट मोलैरिटी सेम है तो इसलिए डायरेक्ट मार दिया। 64 क्वेश्चन, 5.5 pH के लिए मुझे H+ आयन कंसंट्रेशन चाहिए।
ठीक है, तो आपको पता है H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10 टू दी पावर माइनस pH होता है। तो pH मुझे दिया गया 5.5, तो 10 टू दी पावर माइनस 5.5, इसको लिख लेंगे 10 टू दी पावर 5 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 टू दी पावर माइनस 6, सॉरी 10 टू दी पावर माइनस 6 और 10 टू दी पावर 0.5 ऐसे लिख देंगे। तो इस तरीके से ये आ जाएगा 10 टू दी पावर माइनस, इसको पहले कर ले रहे हैं सॉल्व करने के लिए, 10 टू दी पावर हाफ इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। 10 टू दी पावर हाफ मीन्स अंडर रूट 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। आप सभी 10 का अंडर रूट जानते हैं 3.17 होता है, तो 3.17 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6। तो इसका आंसर आ जाएगा H प्लस आयन 3.17। ये 3.16 है लेकिन 10⁻8 है, ये हो नहीं सकता, 10 टू दी पावर माइनस 5 है। तो इसको अगर हम लोग 31.62, तो अगर यहाँ पे 10 टू दी पावर माइनस 4 हो जाएगा, और अगर हम लोग इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दें 0.031 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 5, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अब अगर इसमें एक प्रॉब्लम हमारे पास है, अगर हम लोग इसको यहाँ पर शिफ्ट करते हैं 3.1 कर दें, तो 3.1 करने पे 10 टू दी पावर माइनस 1 यहाँ पर और मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 टू दी पावर माइनस 1। तो इस तरीके से हमारे पास 3.162 इंटू माइनस 6 तो आ ही रहा है, लेकिन अगर हम इसको यहाँ पे शिफ्ट कर दें तो ये भी 3.16 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 6 मोल पर लीटर हो जाएगा। तो इसके दो पॉसिबिलिटी होंगी। अब देखना पेपर में तुमको क्या दिया हुआ है, हो सकता है स्लाइड में मिस प्रिंटिंग हो। तो यहाँ पर दो ऑप्शन मैच कर रहे हैं और कोई ऑप्शन यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इस तरीके से सॉल्व करेंगे इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में मुझे ये बात तो पता है कि स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट प्रोपोर्शनल टू होती है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के। इसको आप E नॉट रिडक्शन भी लिख सकते हो, ऐसा भी लिख सकते हो E नॉट रिडक्शन, या इसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे कह सकते हो। यानी रिडक्शन हुए तो जो वोल्टेज आए उसको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखो Br की ऑक्सीडेशन नंबर +5 है, यहाँ पे +2 है, तो देखो BrO3 माइनस का रिडक्शन हो रहा है और पोटेंशियल कितना आया है 1.50। ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है किसका है BrO3 माइनस का। तो BrO3 माइनस का 1.50 है, Fe3+ का Fe2+ में रिडक्शन हो रहा है तो 0.76 है, MnO4 माइनस में Mn2+ हो रहा है तो 1.52 है। सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इसमें है, यहाँ पे +7 से +2 में ये वैल्यू सबसे ज्यादा। तो थर्ड ऑप्शन यानी MnO4 माइनस स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अगर हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में Fe3+ सबसे कम होगा, क्योंकि इसका वैल्यू सबसे कम है। सबसे कम क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सबसे वीक होगा, और उससे ज्यादा बेटर Cr2O7 हो जाएगा, Cr2O7 2-, और उससे ज्यादा बेटर BrO3 हो जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू और ज्यादा है, और सबसे ज्यादा बेटर हो जाएगा MnO4-। MnO4- सबसे ज्यादा बेटर हो जाएगा। ये पुअरेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन चारों में, और ये स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए हमने MnO4- को ऑप्शन किया।
Al2O3, SiO2, P2O3, SO2, ये सब हमारे पास है। SO2 नहीं है, SO3 है, ये SO3 होना चाहिए। देख लीजिएगा पेपर में, स्लाइड में हो सकता है SO2 आ गया हो, तो ये SO3 होना चाहिए था। अब इसमें हम लोग को कई तरह से हम लोग इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को समझ सकते हैं। पहली बात तो ये जो हमारा एल्युमिनियम है, सिलिकॉन है, सल्फर है, फास्फोरस है, ये पीरियड थर्ड के एलिमेंट है, और किसी पीरियड में लेफ्ट से राइट जाने पर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ती जाती है, और ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड से जुड़े हुए एलिमेंट की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जितनी ज़्यादा होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। तो हम लोग इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जब पीरियड थर्ड में जाते हैं तो एल्युमिनियम आता है, तो Al2O3 की एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे कम होगी, और हम लोग जानते हैं कि एम्फोटेरिक भी होता है। Al2O3 के बाद यानी ग्रुप थर्ड ए के बाद फोर्थ ए या ग्रुप 14 सिलिकॉन आता, तो एसिडिक स्ट्रेंथ सिलिका की ज़्यादा होगी। इसके बाद हमारी P2O3 की, क्योंकि ये हमारा P2O3 आ जाएगा किसमें, पीरियड ग्रुप 15 में आ जाएगा, और ग्रुप 16 में हमारे पास आ जाएगा SO3। SO3 सबसे आगे हो जाएगा, हालांकि यहाँ P2O3 की जगह P2O5 रहता तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में सब लोग हो जाते तो और कंफर्टेबल हो जाता, ऑक्सीडेशन नंबर के बेस पे कंपेयर कर सकते थे। लेकिन देखो ये कोई ऑप्शन है यहाँ पर, Al2O3, SiO2, P2O3, SO3 फोर्थ ऑप्शन है। और कोई ऑप्शन देख लें भाई, मैच तो नहीं कर रहा है, ऐसे पिछली बार 2 मैच कर रहे थे। SO3 सबसे कम है, P2O3 सबसे ज़्यादा है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें मैच हमारा नहीं कर रहा। अब हम लोग आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हम लोग जाएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल प्रोड्यूस एंड अल्कलाइन सोल्यूशन ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर। अब अल्कलाइन सोल्यूशन, जब किसी सॉल्ट को पानी में डालते हो तो सॉल्ट को हम लोग आयनाइज कर लेते हैं, और सॉल्ट से हमें एक मिलता है एसिड, एक मिलता है बेस। अगर देखो एसिड स्ट्रांग बन रहा है, बेस वीक बन रहा है, तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो फाइनली एसिडिक हो जाएगा स्ट्रांग एसिड की वजह से। बेस स्ट्रांग बन रहा है, एसिड वीक बन रहा है, तो फाइनली सोल्यूशन जो है वो बेसिक हो जाएगा, pH 7 से ज़्यादा हो जाएगी। और अगर एसिड भी स्ट्रांग है, बेस भी स्ट्रांग है, तो सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा, pH 7 रहेगी। अब यहाँ पर हम लोग चेक करते हैं, इसको हम लोग ऐसे चेक कर लेते हैं, NH4Cl है, इसको तोड़ लो, NH4 को OH दे दो, Cl को H दे दो, तो जब इसको वाटर में मिलाएंगे हम लोग तो NH4OH मिल जाएगा और HCl मिल जाएगा। HCl स्ट्रॉन्ग एसिड है, NH4OH वीक बेस है। इस तरह से फाइनली सोल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, और pH इसका आ जाएगा लेस देन 7, एसिडिक हो जाएगा। लेकिन मुझे कैसा चाहिए, मुझे तो अल्कलाइन चाहिए। अब Na2CO3 को ब्रेक करेंगे तो Na को दे दो OH और CO3 को दे दो H, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड वीक एसिड है, ये स्ट्रॉन्ग बेस है। सो फाइनली सोल्यूशन का pH 7 से ज़्यादा हो जाएगा और ये अल्कलाइन या बेसिक हो जाएगा। मुझे इसी की तलाश थी, तो यही आंसर होना चाहिए। फिर भी मैं आगे चेक कर लेता हूँ। NaNO3 से जब हम वाटर की रिएक्शन कराएंगे तो Na को देंगे OH यानी स्ट्रॉन्ग बेस, और NO3 को देंगे H यानी कि स्ट्रॉन्ग एसिड। ये स्ट्रॉन्ग बेस है Sb, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है Sa। अभी जब हमने बताया था आपसे स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड दोनों बन जाएंगे, तो समझ जाओ सोल्यूशन न्यूट्रल हो जाएगा और इसका pH 7 हो जाएगा। मुझे चाहिए था अल्कलाइन मीडियम। Na2SO4 का भी लगभग यही हाल होगा, और इससे NaOH बनेगा जो स्ट्रॉन्ग बेस है, और H2SO4 बनेगा जो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, और फिर से सर आपका ये हो जाएगा न्यूट्रल। तो मेरा ऑप्शन नंबर सेकंड यहाँ सही होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा 67 का सही था। 68 पे बात करते हैं। Which of the following set correctly represent the increase in the paramagnetic property? तो पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए सबका हमको कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा। Cu2 प्लस का कॉन्फ़िगरेशन पहले लिख लीजिए, तो ये 1s2 से स्टार्ट होगा, लास्ट में 3d9 आएगा, इसमें 3d9 कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। 3d9 में D का अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे 1 2 3 4 5, आप समझ गए, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
फिर भी मैं भर के दिखा दे रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मान लो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n से दिखा रहे हैं तो 1 है Cu2+ का। फिर V2+ देखो, V2+ 1s2 से स्टार्ट होगा और लास्ट में 3d3 आएगा V2+ में। अब 3d3 आ गया तो मैं समझ गया इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3, n बराबर 3 कर ले रहे हैं। उसका n बराबर 1 था, इसका n बराबर 3 हो गया। फिर मुझे मिल जाता है Mn2+। Mn2+ का 1s2 से स्टार्ट होगा, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपने निकाल लिया होगा, 3d5 बन जाएगा। 3d5 में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5, सो n बराबर 5, मुझे लग रहा है सबसे ज्यादा इसी का है। और Cr2+, Cr2+ 1s2 से स्टार्ट होगा, 3d4 पे खत्म होगा। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे कम हमारे किस में है, Cu2+ में। तो Cu2+ फर्स्ट 3 ऑप्शन में है, तो अभी तो नहीं कह सकते इसमें। फिर उससे ज्यादा है मेरा 1 से ज्यादा 3, V2+। V2+ फर्स्ट में भी है, थर्ड में भी है। फिर V2+ से ज्यादा Cr2+ जो थर्ड में है, इसलिए ऑप्शन नंबर 68 का थर्ड सही होगा। 68 का ऑप्शन नंबर थर्ड हम लोग करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, in which of the following complex ion the central metal ion is in a state of sp3d2 hybridization, octahedral complex, और वो भी आउटर है। अब चलिए बना के देखते हैं। देखिए कोबाल्ट F6 में कोबाल्ट मेरा 3+ आयन है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालोगे तो जब हम लोग कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 1s2 से, तो ये लास्ट में 3d6 आएगा, कोबाल्ट +3। वैसे 3d7 4s2 होता है, लेकिन +3 निकाल दिया तो 3d6 आ गया। अब 3d6 जब आ गया तो फिर तो अब ये कोबाल्ट में, जैसा कि आपने देखा, मैंने अभी आपसे बताया कि कोबाल्ट का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d7 4s2 है। अब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने को कोबाल्ट पे +3 चार्ज आ रहा है, तो s के 2 निकल गए, d से 1 निकल गया, तो 3d6 रह गया। अब ये 3d6 रह गया, तो ये कॉन्फ़िगरेशन इसके पास हम लोग लेंगे। यहाँ पे हम लोग ने फिलअप कर दिया है 1 2 3 4 5 6, ये 6 हम लोग ने कर लिए। अब क्योंकि फ्लोराइड जो है हमारा एक वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए वो पेयरिंग करेगा नहीं, तो इसके आगे खाली कौन है सर, 4s खाली है, 4p खाली है, 4d खाली है। तो इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन का डोनेशन होगा, यानी एक s में डोनेशन करेगा, 3p में करेगा, 2d में करेगा, तो हाइब्रिडेशन इसका क्या हो जाएगा, sp3d2। तो आंसर तो यही हो जाना चाहिए। फिर भी आगे हम लोग देख लेते हैं, सेकंड ऑप्शन में चले आइए। अब अगर सेकंड ऑप्शन में हम लोग गए तो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो इसको यहां पर पेयरिंग करा देगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग हो जाएगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां चला जाएगा, ये 2 ऑर्बिटल खाली हो जाएंगे, यहां से डोनेशन होगा, अर्थात डोनेशन d से स्टार्ट होगा। तो इसमें जो हाइब्रिडेशन आ जाएगा वो आ जाएगा D2sp3, D2sp3। FeCN6 3- में Fe3+ का कॉन्फ़िगरेशन भी 1s2 3d6 होता है, और साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो साइनो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो सर 1 2 3 4 5 6 पेयरिंग हो गई, डी से स्टार्ट हुआ डोनेशन, और ये हमारा बन गया हाइब्रिडाइजेशन D2sp3, इसमें भी बन गया D2sp3। और क्रोमियम NH3 होल 6 में
क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन 3+ का 1s2 से 3d3 होगा। अब 3d3 होगा 1 2 3, ये जगह खाली है, डोनेशन यहाँ से स्टार्ट होगा, यानी फिर से हाइब्रिडेशन D2sp3 हो जाएगा। तो जो फर्स्ट वाला है उसमें है हमारा sp3d2, सेकेंड ऑप्शन में D2sp3, थर्ड ऑप्शन में D2sp3, फोर्थ ऑप्शन में D2sp3। सो मेरा आंसर क्या हो गया? फर्स्ट हो गया। 70th क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेंजीन रिंग है, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसमें 3 ग्रुप जुड़े हैं, OH ग्रुप, साइनो ग्रुप, ब्रोमो ग्रुप। अगर पीरियोडिटी ऑर्डर की बात करोगे तो साइनो का स्थान OH से ऊपर है, तो साइनो की तरफ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। नंबरिंग 1 यहाँ पे देंगे। अब लोएस्ट लोकेंट रूल से ब्रोमो को सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऐसे जाएंगे, क्योंकि अगर OH की तरफ जाएंगे तो पोजीशन नंबर थर्ड हो जाएगी। और एक बात ध्यान रखो, कंफ्यूजन में मत आना, पहले सबसे पहले जो मोस्ट सीनियर ग्रुप होता है वहां से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, मोस्ट पीरियोडिटी जिसकी सबसे अधिक होती है, जैसे साइनो से। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर जब हम लोग सेकंड नंबर जा रहे हैं तो हाइड्रोक्सी की पीरियोडिटी ब्रोमो से ज़्यादा है और हाइड्रोक्सी फंक्शन ग्रुप स्ट्रॉन्ग है, तो इसलिए OH की तरफ जाना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना। हमेशा जब भी रिंग कंपाउंड में नंबरिंग करते हैं तो जो सबसे सीनियर ग्रुप होता है जिसकी पीरियोडिटी सबसे ज़्यादा होती है उसको नंबर 1 देते हैं। फिर उसके बाद देखते हैं कि मल्टीपल बॉन्ड कहाँ से पास आ रहा है, तो नंबर 2 या नंबर 3 जो भी नज़दीकी नंबर है जहाँ पे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड आएगा उस पे जाएंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन ग्रुप किसी और पे जाएंगे। अब उसके बाद जो फंक्शन ग्रुप है उनकी कोई पीरियोडिटी नहीं रह जाती, उसमें लोएस्ट लोकेंट सेट रूल देखा जाता है। तो ये मत सोचना कि OH की पीरियोडिटी ब्रोमो से ज़्यादा तो OH की तरफ जाना चाहिए, ब्रोमो की तरफ से ही चलेगा, बिकॉज लोएस्ट सेट रूल लगा रहे हैं हम लोग। लोएस्ट सेट रूल से 1 2 3 4 5 किया, तो सेकेंड नंबर पे मुझे ब्रोमो मिल रहा है, B से स्टार्ट भी होता है तो 2 पे ब्रोमो आ जाएगा, फिर मेरा 5 पे हाइड्रोक्सी आ जाएगा, हाइड्रोक्सी आ जाएगा। और जब हमारा रिंग के बाहर कार्बन होता है तो उसके लिए स्पेशल नेम होता है, जिसमें कि जैसे कि हम लोग या तो इसको ऐसे कहते साइक्लोहेक्साट्राइन कार्बोनाइट्राइल, 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी साइक्लोहेक्साट्राइन और कार्बोनाइट्राइल। लेकिन साइक्लोहेक्साट्राइन कार्बो का मिला के एक नाम होता है बेंज, तो इसको हम लोग बेंजोनाइट्राइल भी कह सकते हैं, क्योंकि N हमारा नाइट्राइल है, ये N नाइट्राइल है और C को हमें इंक्लूड करना, तो C को अगर हमें इंक्लूड करना तो हम बेंजो में C को इंक्लूड कर सकते हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन है मेरे पास 2 ब्रोमो 5 हाइड्रोक्सी बेंजोनाइट्राइल, यानी सेकेंड ऑप्शन मेरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 70 का मैंने आपको सेकेंड ऑप्शन सही कराया है। क्वेश्चन नंबर 71 में चलते हैं। ये कई बार क्वेश्चन हम लोग ने देखा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है और आता भी बहुत है क्वेश्चन। तो इसमें देखो क्या दिया हुआ है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखनी है। कैसे स्टेबिलिटी देखेंगे? देखिए, सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी जब हम लोग कार्बोकेटाइन की देखते हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी में हमें सबसे पहले बैक बॉन्डिंग देखना चाहिए कि बैक बॉन्डिंग से स्टेबिलिटी हो रही है कि नहीं। उसके बाद रेजोनेंस से स्टेबिलिटी देखनी चाहिए, और रेजोनेंस ना लगे तो हाइपर कॉन्जुगेशन से देखनी चाहिए। लेकिन अभी नया जो कॉन्सेप्ट है वो ये कि रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन में पावर में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता। तो अगर हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा एच की नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल में 9 अल्फा एच है, तो उसका बेंजिल के जो 3 उसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इधर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बेंजिल कार्बोकेटाइन के, और 9 अल्फा एच वाला टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्टेबल बता दिया गया और हाइपर कॉन्जुगेशन को वहाँ स्ट्रांग मान लिया गया, बिकॉज वहाँ नंबर ज़्यादा थी। जैसे वो एग्जांपल अक्सर मैं आप लोगों को देता हूँ कि एक लड़का एक पहलवान की लड़ाई होगी, एक रेजोनेंस एक हाइपर कॉन्जुगेशन की लड़ाई होगी, तो रेजोनेंस यानी पहलवान जीतेगा। 10 लड़के एक पहलवान की लड़ाई होगी तो नंबर बढ़ गई, नंबर से स्ट्रेंथ बढ़ जाती है।
तो फिर हमारे लड़के जीत जाएंगे। तो ऐसे कभी कभी हाइपर कॉन्जुगेशन रेजोनेंस पे ज़्यादा प्रभावी हो जाता है। तो बैक बॉन्डिंग, उससे कम रेजोनेंस, उससे कम हाइपर कॉन्जुगेशन, उससे कम इंडक्टिव। अब ये बैक बॉन्डिंग क्या है? बैक बॉन्डिंग मीन्स ये कार्बोकेटाइन के जस्ट बगल वाले एटम पर अगर लोन पेयर है तो ये अपना लोन पेयर ऐसे इसको डोनेट कर देता। अभी देखो यहां पर CH के पास ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। अब अगर ये डोनेट कर देगा तो डोनेट करने पे ये स्टेज आ जाएगी CH3 CH डबल बॉन्ड O प्लस CH3। अब इसमें हालांकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव O पे प्लस आ गया, कुछ लोग ये भी कहेंगे सर O पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पे आप प्लस लगा रहे हैं और जो C है उसका प्लस हटा रहे हैं जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये तो उल्टी बात कर रहे हैं। नहीं, यहाँ पे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव O है बट यहाँ सारे एटम का ऑक्टेट पूरा और यहाँ पे C का ऑक्टेट पूरा नहीं है। सो ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। और इससे हम लोग बैक बॉन्डिंग कहते हैं, यानी बाहर वाला एटम अंदर वाले एटम को लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे। तो सेकंड वाला तो भैया सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया बिना किसी डाउट के। तो सेकंड वाला यहाँ पे देखो, सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में। अब ये जो बचे हमारे पास, इसमें हमारा 2CH3 इसको प्लस आई से स्टेबलाइज कर रहे हैं, प्लस आई से स्टेबलाइज कर रहे हैं, या हम लोग इसको कह सकते हैं कि प्लस आई ना लें, इसको हम लोग 6 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज कर दें। 6 अल्फा हाइड्रोजन से ये कार्बोकेटाइन, पहले हाइपर कॉन्जुगेशन देख लेते हैं। और इस वाले में बच्चा 3 अल्फा H है, केवल 3 अल्फा H से स्टेबलाइज हो रहा है। और दूसरी बात, इसमें यहां पर जो COCH3 ग्रुप है वो माइनस आई इफेक्ट लगाएगा। COCH3 ग्रुप माइनस आई इफेक्ट इस पे लगाएगा। और जब इस पे माइनस आई इफेक्ट लगाएगा, या माइनस आई छोड़ो, माइनस आई से नहीं, देखो ये बहुत बड़ा इफेक्ट इसके अंदर आ गया और वो ये है जो माइनस आई वाला है। इसमें एक और एग्जांपल है, वो भी बताएंगे आपको। ये देखिए, ये CO ग्रुप है, ये अगर ऐसे टूटेगा माइनस प्लस, और जब भी कभी प्लस के बगल में प्लस आ जाए, सेम चार्जेस आ जाए अगल बगल, तो हाईली अनस्टेबिलिटी हो जाती है। तो ये तय हो गया कि सेकंड से कम स्टेबल फर्स्ट है क्योंकि उसके पास 6 अल्फा H है, और फर्स्ट से कम स्टेबल थर्ड है क्योंकि उसके पास 3 अल्फा H है, और जो उसके बगल का कार्बोनिल है वो उस कार्बोकेटाइन को और अनस्टेबलाइज कर रहा है ड्यू टू रेजोनेंस, प्लस प्लस बगल में आ गया। तो ले दे के सेकेंड से फर्स्ट और फर्स्ट से थर्ड, यानी कि सेकेंड ऑप्शन। यहाँ पे बहुत सारे तरीकों से हम इसको समझ सकते थे। मेथेन को बना सकते हो कैसे? वुड्स रिएक्शन से नहीं बना सकते हो, डी कार्बोक्सिलेशन से बना सकते हो, हाइड्रोजनेशन से नहीं बना सकते हो, क्योंकि जो सबसे छोटा वुड्स रिएक्शन को देने वाला कंपाउंड है वो CH3Cl है। हालांकि साइड में एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन में लगती है, तो उसमें मीथेन की बनने की संभावना बताई जाती है, लेकिन हम लोग वैसे जनरली मीथेन नहीं बनाएंगे। तो अब ये यहां पर हम लोग CH3Cl Na प्लस Cl CH3, ये रिएक्शन वुड्स रिएक्शन है। तो इसमें जो मिनिमम छोटे से जो छोटा मॉलिक्यूल बनेगा वो एथेन बनेगा, मीथेन इससे नहीं बना सकते। डी कार्बोक्सिलेशन क्या होता है? जैसे CH3COONA है और इसका हमने सोडा लाइम से रिएक्शन कराया, NaOH प्लस CaO, तो ये यहां पर Na2CO3 निकल जाएगा और CH4 मिल जाएगा। तो इससे CH4 बना सकते हैं, यही मेरा ऑप्शन सही होगा। हाइड्रोजनेशन एल्कीन का होगा या एल्काइन का होगा। सबसे छोटी एल्कीन 2 कार्बन की होती है, तो उससे जो सबसे छोटा एल्केन बनेगा वो एथेन यानी 2 कार्बन का बनेगा। मीथेन बनना संभव नहीं है। कौन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक? अब यहां पर हमको एरोमेटिक बताना है। तो एरोमेटिक में सबसे पहले हमको देखना होता है कि जो रिंग स्ट्रक्चर है, जो रिंग है वो प्लानर होनी चाहिए, यानी उसका हर एटम sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। अब इसको आप अगर देखें यहां पर, तो ये वाला जो कार्बन है ये sp3 हाइब्रिडाइज है।
तो ये तो एरोमेटिक हो नहीं सकता। वैसे भी इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो 4 हैं, तो ये तो हमारे फील्ड से बाहर हो गया। इसमें देखिए ये वाला कार्बन Bsp3 है, ये वाला कार्बन Bsp3 है, बहुत सारे sp3 कार्बन, ये भी नहीं हो सकता। इसको देखिए ये वाला कार्बन sp2 है, sp2 है, ये ट्रोपोलियम कैटायन है, ये तो वैसे भी आपको याद होगा, आपने कर लिया होगा। और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम है। ऑल कार्बन आर sp2 प्लेनर शेप, हक्कल रूल को भी फॉलो कर रहा, इसलिए थर्ड वाला हमारा एरोमेटिक हो जाएगा। इस वाले में क्या प्रॉब्लम हो गई, इस वाले में यहां पर देखिए ये जो हमारा माइनस है ये हमारा अंदर इलेक्ट्रॉन दे देगा, और जब ये अंदर इलेक्ट्रॉन माइनस दे देगा तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा कितना, 2, 4, 6 और 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी हमारा एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन है वो एरोमेटिक हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, when CH3 CH2 CH Cl2 is treated with NaNH2। NaNH2 एक स्ट्रॉन्ग बेस है, और NaNH2 किसी भी कंपाउंड से एसिड को खींच के बाहर निकालता है। तो अब यहाँ पर हमारे साथ क्या होगा कि ये हमारा CH3 CH2 Cl ClH है, और जब NaNH2 सोडामाइड इस पे मिलाएंगे तो हमारा ये एक HCl यहाँ से निकलवा देगा एसिड, एक HCl यहाँ से निकलवा देगा, NaCl मिल जाएगा, NH3 मिल जाएगा, और यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये मेरा बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो कोई ऑप्शन है इसमें ऑप्शन नंबर सेकेंड है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड सही हो जाएगा, और कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा। 75 SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म आपको मालूम है कि जो लेस स्टेरिक हिंडर्ड कार्बन होता है उसमें SN2 मैकेनिज्म फॉलो होती है, और जो छोटा कार्बन होगा उस पे SN2 मैकेनिज्म लगेगी। इसमें या ये कह देंगे प्राइमरी 1 डिग्री पर SN2 लगती है और 3 डिग्री पे SN1 लगती है। अब चलो चेक करते हैं, यहाँ पर ये 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री फर्स्ट और सेकंड में SN2 लगने की संभावना सबसे ज़्यादा है, लेकिन वो कह रहा है सबसे फास्ट, सबसे ज़्यादा फेवर्ड। तो आपने पढ़ा है चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो, RF की बॉन्ड लेंथ कम होती है, बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इससे ज़्यादा आसानी से RCl टूटता है, उससे ज़्यादा आसानी से RBr, और सबसे ज़्यादा आसानी से RI ब्रेक करता है। तो इस तरीके से RI में बॉन्ड जल्दी ब्रेक होगा और रिएक्शन फास्ट होगी, तो SN2 की पॉसिबिलिटी फर्स्ट ऑप्शन में सबसे ज़्यादा होगी। इस तरह से फर्स्ट 25 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किए, आगे के क्वेश्चन आपको विजय सर डिस्कस कराएंगे। थैंक यू बच्चों, कोई भी अगर समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस सेशन को देखा और इससे कुछ सीखने को आपको मिला होगा। चलिए बेटा 51 से 75 तक बेटा संजीव सर ने कर दिया, 76 ऑनवर्ड बेटा हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेटा पूछ रहा है। कार्बोफिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ है बेटा आर्थोनाइट्रोफिनॉल, पैराक्लोरोफिनॉल, पैरानाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल। तो पक्की बात है बेटा नाइट्रोफिनॉल क्लोरोफिनॉल से ज़्यादा होगा, तो सेकेंड ऑप्शन तो बेटा छोड़ दीजिए। आर्थोनाइट्रोफिनॉल पैरानाइट्रोफिनॉल में आप सबको मालूम है बेटा सबसे ज़्यादा कौन होता है, पैरा, फिर बेटा कौन होता है आर्थो, फिर बेटा कौन होता है मेटा।
कॉन्सेप्ट लगाओगे तो बेटा आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से ज़्यादा एसिडिक दिखेगा आपको, लेकिन आर्थो नाइट्रोफिनॉल पैरा नाइट्रोफिनॉल से बेटा लेस एसिडिक होता है ड्यू टू, सबको रटा होगा, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जहां पर भी बेटा इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, H का निकलना लिटिल बिट टिपिकल हो गया, एसिडिक स्ट्रेंथ कम, तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेटा कौन आएगा? सेकेंड, 76 का सेकेंड। सॉरी, पैरा नाइट्रो वाला कौन सा है? 76 का थर्ड, पैरा नाइट्रोफिनॉल। गलत, ये पैरा के चक्कर में गलत हो गया। चलिए अगला देखिए, मॉलिक्यूल स्पीसीज लाइक SF6, PF5, I3- XCF2 वायलेट ऑक्टेट रूल। सही है बेटा। भाई देखो, ऑक्टेट रूल का मतलब 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। यहाँ सल्फर देखो 6 बॉन्ड बना रहा तो 12 हो गए, XC में 8 होता है, 2 और बनाया बेटा 10 हो गया। तो ये सब ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं कर रहे, बिल्कुल सही है। और जिनके पास बेटा इन कंपाउंड के ऑक्टेट को बोलते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट, इनको बोलते हैं हाइपरवैलेंट। किसके कारण होता है? वैकेंट d ऑर्बिटल के कारण। तो बेटा दोनों स्टेटमेंट इसके सही है। फिर देखिए, इलेक्ट्रॉन आर फील्ड ऑन द ऑर्बिटल दिस एनर्जी ऑर्डर। एनर्जी बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? n+l। तो देखो बेटा, इसमें n+l कितना? 5, इसमें 4, इसमें 5, इसमें बेटा 4। और जब n+l सेम हो तो बेटा हम क्या देखते हैं? n। तो बोलो बेटा सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी हुई? फर्स्ट। फर्स्ट के बाद बेटा थर्ड, 5 वाले दोनों हो गए, फिर 4 वाला सेकेंड एंड 4, फिर बेटा सेकेंड, फिर बेटा 4। तो 78 का देखो बेटा कौन सा आंसर है? फर्स्ट, देन थर्ड, देन सेकेंड, देन 4। 78 का बेटा 2। ठीक है, अगला देखिए, एंट्रोपी। सिंपल बेटा फॉर्मूला है डेल्टा S इक्वल टू प्लस एक्सपेंशन है तो बेटा प्लस 2.303 NR log V2 by V1 या P1 by P2। 2.303 N बोलो बेटा कितने मोल दिया है? 2। R देखो बेटा यहाँ यूनिट क्या है? जूल। तो बेटा जूल है तो क्या लोगे? 8.31 लॉग ऊपर बेटा कितना है? फ्रॉम वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब टू 10, तो 10/1 लॉग 10 बेटा क्या होता है? 1। गुणा कर लीजिए इसको, 8 दूनी 16 दूनी 32, थोड़ा उससे ज्यादा, 79 का आंसर सेकेंड, 38.3। Consider the following compound एसिडिक स्ट्रेंथ। NO2 बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है -m। Cl बेटा ओवरऑल Cl का यहाँ क्या होता है? -I, ये भी बढ़ाएगा। तो आंसर बेटा क्या होगा? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। देख लो बेटा कौन है? फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड। 80 का बेटा थर्ड। नेक्स्ट देखो, IUPAC ने 2 फंक्शनल ग्रुप है, लेकिन प्रेफरेंस बेटा किसको? COOH 1 2 3 4 5। 4 हाइड्रोक्सी, कितने पर डबल बॉन्ड है? 3 पर, पेंटीन, 3 पेंटीन ओइक एसिड। आंसर बेटा सेकेंड। फिर देखो बेटा प्रॉपर्टी है, जब बेटा आप ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं 5th ग्रुप में, तो बेटा NH3 to BiS3 रिड्यूसिंग पावर बेटा इंक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि बेटा जो सेंट्रल एटम M है और H,
ये वाली बॉन्ड लेंथ बेटा क्या होती है, इंक्रीज। सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ बेटा कहाँ होगी, BIH में। तो बॉन्ड लेंथ बेटा चूंकि टॉप टू बॉटम जाने पर साइज बढ़ रहा है, बॉन्ड लेंथ बेटा बढ़ेगी, तोड़ना आसान, रिड्यूसिंग पावर ज़्यादा, पहला सही है। टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर डिक्रीज, क्यों बेटा, जब नाइट्रोजन से बिस्मथ में जाते हो तो सेंट्रल एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेटा क्या होती है, डिक्रीज। बिस्मथ का साइज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज करती है बेटा, बिल्कुल सही है। थर्मल स्टेबिलिटी बेटा डिक्रीज करती है क्योंकि बॉन्ड बेटा वीक हो रहा है, ये भी सही है। बॉन्ड एंगल भी बेटा डिक्रीज करता है, ये भी सही है। तो चारों स्टेटमेंट बेटा सही है। आंसर फर्स्ट। फिर देखिए, स्पेसीज है टेट्राहेड्रल शेप। आप बेटा इनमें हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसमें DsP2 आएगा, इसमें भी DsP2 आएगा, इसमें भी बेटा DsP2 आएगा, इसमें बेटा क्या होगा, sp3। तो इन तीनों में बेटा क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, और इसमें बेटा क्या होगा, टेट्राहेड्रल। तो आंसर बेटा 83 का 4। 84 देखो, एक एल्काइल क्लोराइड ऑन रिएक्शन विथ मैग्नीशियम इन ड्राई ईथर फॉलोड बाय ट्रीटमेंट विथ एथेनॉल। देखो बेटा, एल्काइल क्लोराइड है तुम्हारा RCl, ग्रिग्नॉट से रिएक्ट करेगा तो बेटा क्या बनाएगा, RMgCl। फिर इसकी रिएक्शन बेटा किससे करा रहा है, एथेनॉल से। एथेनॉल के पास बेटा क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन, ग्रिग्नॉट का R, एसिडिक हाइड्रोजन H, क्या बन जाएगा, एल्केन। 2 मिथाइल ब्यूटेन बन रहा है, ठीक है ना। तो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, पहला ऑप्शन देखो, CH3, इधर बेटा CH3, इधर बेटा Cl, इधर बेटा CH2, इधर बेटा CH3। देखो भाई, जब इसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से कराओगे तो MgCl बनेगा, उसके बाद ये वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ H जुड़ेगा, आ जाएगा बेटा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक, ये एसिडिक हाइड्रोजन है। फिर देखो दूसरे वाले से बेटा, दूसरे वाले में देखो, दूसरा वाला बेटा आपका क्या है, CH3, इधर बेटा CH3, CH, CH2, CH2, Cl। वंस अगेन देखो बेटा, इसकी जब Mg से रिएक्शन कराओगे तो इधर CH3, इधर बेटा CH2, CH2, MgCl होगा। फिर जब इसकी बेटा एथेनॉल से रिएक्शन कराओगे तो बेटा इसका H, इसका R, ये वाला CH3, इधर बेटा CH3, CH2, CH3, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो बेटा इसका पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरे से बेटा पेंटेन बनेगा, यहाँ MgCl होगा, Cl हट के H आएगा तो बेटा पेंटेन बनेगा। इस वाले से क्या बनेगा, पेंटेन। तो ये आपका बेटा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट सेकंड दोनों, यानी आंसर बेटा आपका 4th। स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम ऑफ CO+3। देखो बेटा, CO कोबाल्ट बेटा क्या होता है, 27, 3d7, 4s2। अब CO पे बेटा +3 चार्ज है तो ये क्या बचा, 3d6। 3d6 में बेटा चार अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ठीक। तो बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, N+2, 4, 4+2 √24। इसको बेटा लिख सकते हो 2√6, ठीक है ना। तो बेटा इसमें 2 आंसर करेक्ट है, सेकंड भी है बेटा, 4th भी है।
विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी। बेटा मोलर कंडक्टिविटी किस पे डिपेंड करती है? नंबर ऑफ आयन पे। ये बेटा आयनाइज नहीं होगा, मोलर कंडक्टिविटी नहीं होगी, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर बेटा कितने आयन? बेटा 2। यहाँ पर बेटा कितने? 3। यहाँ पर बेटा कितने? 4। तो जितने ज़्यादा आयन मोलर कंडक्टेंस उतना ज़्यादा। 86 का बेटा 4। 87 विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन। पढ़िए। On industrial scale, ethyne acetylene is prepared by calcium carbide with water। सही है बेटा। NCERT में एसिटिलीन बनाने का यही बेटा पहला मेथड दिया है। कैल्शियम कार्बाइड पर जब बेटा आप वाटर ऐड करेंगे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस C2H2। सही है। फिर आइए बेटा, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस इज द मेन सोर्स ऑफ एल्केन। सही है। टर्सरी कार्बोकेटायन इज लेस स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटायन। गलत। टर्सरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल बेटा डिहाइड्रेशन पे क्या बनाते हैं? एल्कीन। तो स्टेटमेंट बेटा ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत है। तो करेक्ट आंसर बेटा 3rd, इनकरेक्ट पूछा है। फिर विच इज इनकरेक्ट ऑप्शन? सोडियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड ऑन हीटिंग विद सोडा लाइम बेंजीन। सही है। डीकार्बोक्सिलेशन। व्हेन बेंजीन इज ट्रीटेड विद एल्काइल आइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस, एल्काइल बेंजीन इज फॉर्म। सही है। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्यूटेन इज हायर देन प्रोपेन। बिल्कुल सही। क्यों? बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बेटा मॉलिक्यूलर वेट। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्कोहल इज मोर देन कार्बोक्सिलिक एसिड। गलत। एल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कार्बोक्सिलिक एसिड से कम होता है। क्यों? देखो बेटा दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ साथ एक्स्ट्रा क्या है? डाइमराइजेशन। फिर IPC 108 1 के लिए अन, नील, 8 के लिए ऑक्टियम हो गया। 89 का 3rd। इन सल्फर डायरेक्ट फार्मूला बेटा परसेंटेज ऑफ सल्फर, एटॉमिक वेट ऑफ सल्फर अपॉन BSO4 का मॉलिक्यूलर वेट। वेट ऑफ BSO4 0.4813। वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 0.157 इंटू 100। डायरेक्ट फॉर्मूले पर है, सॉल्व कर लो 42.1 आ जाए। NCERT की एग्जाम्पल है। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ डिकम्पोजिशन डेल्टा H दिया है बेटा 58.04 किलो जूल। इंट्रोपी डेल्टा S दिया है 176.7। स्टैंडर्ड चेंज फॉर दिस रिएक्शन, फ्री एनर्जी पूछ रहा। डेल्टा G नॉट, डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट। तो बेटा डेल्टा H नॉट कितना दिया है? 58.04। ठीक। किलो जूल में है बेटा। टेम्परेचर कितना है बेटा? 298। इंट्रोपी बेटा 176.7 जूल में है। 1000 से डिवाइड कर दो, किलो जूल में आ गया। सिंप्लीफाई कर लो बेटा, 4th आ जाएगा। फिर आइए देखो बेटा, T हाफ आपको मालूम होना चाहिए बेटा। T हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है n बराबर 0। T हाफ 0.693 अपॉन k यानी इंडिपेंडेंट, n बराबर 1। T हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल बेटा ए, n बराबर 2। T हाफ इनवर्सली 1 अपॉन ए स्क्वायर, n बराबर 3। तो आपका ग्राफ क्लियरली क्या दिख रहा है? 1 अपॉन ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? तो ये ऑर्डर बेटा क्या हो गया? 2। ठीक है बेटा।
तो देखो जीरो ऑर्डर में बेटा टी हाफ वर्सेस ए ग्राफ होता है, फर्स्ट ऑर्डर में बेटा टी हाफ वर्सेस ए ये होता है, n बराबर 1, n बराबर 0, ये ग्राफ बेटा n बराबर 2, थर्ड ऑर्डर में बेटा टी हाफ वर्सेस 1/a² होगा। थर्ड ऑर्डर में बेटा ये ग्राफ आएगा। तो आपका आंसर बेटा सेकेंड ऑर्डर है यानी थर्ड। फिर आइए डाई नाइट्रेशन कर रहे हो, देखो बेटा NO2 OH क्या है, आर्थो पैरा डायरेक्ट, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है, लेकिन बेटा इस वाले आर्थो पे स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा, इनके बीच में है, तो यहाँ पर बेटा कमिंग NO2 नहीं आएगा, कमिंग NO2 यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा। देख लो कौन सा आंसर है। ठीक, ये वाले आर्थो पे आएगा क्योंकि ये फ्री है, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस लगेगा। आंसर बेटा फर्स्ट। इक्वल वॉल्यूम ऑफ 3 एसिड, आप सबने पढ़ा है नॉर्मेलिटी बराबर H प्लस 10⁻⁻ pH। तो देखो बेटा N1 10⁻³ दिया है, N2 10⁻⁴, N3 10⁻⁵, V1 बराबर V2 बराबर V3 बराबर 100 मान लो। इक्वल वॉल्यूम तीनों बेटा एसिडिक है, लगाओ फार्मूला N1V1 प्लस N2V2 प्लस N3V3 बराबर NV1 प्लस V2 प्लस V3। तो बेटा 10⁻³ इंटू 100, 10⁻⁴ इंटू 100, 10⁻⁵ इंटू 100 इक्वल टू n इंटू 300। सिंप्लीफाई करो बेटा, 100 ले लो कॉमन, 10⁻⁻3, 10⁻⁴, 10⁻⁵ डिवाइड बाई 3। अब बेटा इसको जोड़ना है, फर्स्ट और थर्ड में देखो, इसको बेटा आप ऐसे लिख सकते हो 100 इंटू 10⁻⁵, 10 इंटू 10⁻⁵, 1 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 3। ये हो गया 111 इंटू 10⁻⁵ डिवाइड बाई 3, 37 इंटू 10⁻⁵, 3.7 इंटू 10⁻⁴। ये बेटा किसके बराबर हुआ, H प्लस। व्हाट अबाउट pH, 4 माइनस log 3.7। आंसर बेटा सेकेंड। देखो बेटा टाइट्रेशन का क्वेश्चन है, किसके बीच में रिएक्शन हो रही बेटा, Cr++ और बेटा किसके बीच में रिएक्शन है, MnO4-। टाइट्रेशन में बेटा मिली इक्वलेंट ऑलवेज सेम, N1V1 बराबर N2, लेकिन आपको बेटा मोलैरिटी दी है तो n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो, N1 M1V1, N2 M2V2। अब देखो बेटा Cr++ किस में कन्वर्ट हो रहा, Cr2O7 प्लस 3 से बेटा प्लस 6, n फैक्टर 3, M1 बेटा Cr+ का कितना है 0.125, V1 बेटा निकालना है। इधर देखो बेटा इसका MnO4 माइनस Mn प्लस 7 से बेटा प्लस 2, n फैक्टर बेटा 5 मोलैरिटी इसकी 0.2, वॉल्यूम बेटा 12। तो कितना हुआ बेटा, 12 पंचे 60, 6 दूनी 12, ये बेटा 12 हुआ। इधर बेटा V1 12 डिवाइड बाई 3 इंटू 0.125, पॉइंट हटा दो बेटा 1000 हो गया। ये कितना हो गया बेटा 4, ये कितना हो गया 8, कितना हो गया 32 ml। देखो
0.1 मोल पर लीटर सॉल्यूशन कंडक्टिविटी सेल, एरिया दिया है, क्या पूछा है बेटा, मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला 1000 K अपॉन मोलैरिटी। तो बेटा 1000 मोलैरिटी देखो कितना दिया है, 0.1। बेटा आपको मेहनत किस में करनी है, के में। तो बोलो बेटा इन्होंने क्या दिया है, सेल कांस्टेंट L/A होता है। लेंथ बेटा कितनी दी है, वेयर इलेक्ट्रोड ऑफ 100 से प्लेस्ड 1 सेंट, ये 100.01। सेल कांस्टेंट इक्वल टू क्या होता है बेटा, K इंटू R होता है। तो यहाँ से K निकालो, 0.01 अपॉन R, ये बेटा हो गया 5000। तो इसको ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 0.01 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 5, 10 का गुणा 10 से डिवाइड करो। तो ये बेटा कितना हो गया, 2 3 1 4 और 2 3 2 5 1 6, 2 इंटू 10⁻⁻6 आ गया। यहाँ रखो बेटा 2 इंटू 10⁻⁻6। तो देखो ये बेटा कितना बचा, 2 इंटू 10⁻³ 0.1 ऊपर गया तो बेटा ये 10 हो गया, 2 इंटू 10⁻⁻2 हो गया, ये बेटा 0.02 आ जाएगा। 96 का 4। देखो बेटा मोलर कंडक्टेंस का ये फार्मूला है, आपको के डायरेक्ट नहीं दिया, लेंथ बिटवीन इलेक्ट्रोड दिया, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड दिया, सेल कांस्टेंट निकाला। सेल कांस्टेंट बेटा क्या होता है, के इंटू आर, सॉल्व कर लिया। N2O5 बेटा NO2 और O2 में टूट रहा है, हाउ मच ऑक्सीजन विल बी ऑब्टेन। तो देखो मोल कॉन्सेप्ट क्या कहता है, जितना N2O5 बेटा खर्च होगा उसका आधा मोल बेटा क्या बनेगा, ऑक्सीजन। तो पहले हम पता करें बेटा N2O5 खर्च कितना होगा, लेकिन हम लोग हमारे पास जो फार्मूला अवेलेबल है वो बचेगा अवेलेबल है। तो रिमेनिंग N2O5 इनिशियल 1/2 की पावर n। देखो बेटा इनिशियल मोल कितने हैं, 10.8 ग्राम दिया है, मॉलिक्यूलर वेट 108, मोल बेटा इनिशियल 0.1। N2O5 के इनिशियल मोल 0.1। नंबर ऑफ हाफ लाइफ देखो 9.6 अपॉन 2.4, 4 हाफ लाइफ, 1/2 पावर 4, तो 0.1 अपॉन 16। इतने मोल बेटा N2O5 के बचे, रिमेन। तो N2O5 बेटा कंज्यूम निकालो, कंज्यूम इनिशियली बेटा कितना है 0.1, खर्च कितना हुआ 0.1/16, ये बेटा आ गया 1.5/16। तो बोलो बेटा ऑक्सीजन कितना, ऑक्सीजन प्रोड्यूस कितना हुआ 1.5/16, इसका बेटा आधा 1.5 डिवाइड बाई 32, ये क्या आ गया बेटा मोल। आपसे बेटा क्या पूछा है, वॉल्यूम, एक मोल का वॉल्यूम कितना होता है 22.4। सॉल्व कर लो बेटा, ये आ जाएगा सॉल्व करने पे 1.05 लीटर। फिर 98 विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन एंटिटी शुड बी एक्सपेक्टेड टू एब्जॉर्ब लाइट ऑफ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। केवल बेटा इसमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में स्ट्रॉन्ग लिगेंड का ऑर्डर याद कर लीजिए। यहाँ बेटा स्ट्रॉन्ग लिगेंड सबसे बड़ा कौन है, CN, फिर बेटा कौन है EN, फिर बेटा कौन है अमोनिया, फिर बेटा कौन है CL। ठीक, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बेटा कौन एब्जॉर्ब करता है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी की कौन एब्जॉर्ब करता है, वीक लिगेंड। तो देख लो बेटा
सबसे वीक देखो इनमें कौन है, सबसे वीक बेटा कौन है, Cl, तो आंसर सेकंड। बस केवल ये ऑर्डर याद कर लो, ऐसे सब क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ वाले जितने आते हैं सब इससे हो जाएंगे। स्ट्रॉन्ग जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी वाले में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का बेटा ऑर्डर दिया हुआ है ना, तो उनकी बेटा पावर का ऑर्डर याद कर लीजिए। आपका लिगेंड जितना स्ट्रांग होगा उतनी हायर फ्रीक्वेंसी की लाइट एब्जॉर्ब करेगा, फ्रीक्वेंसी हायर होगी तो वेवलेंथ बेटा कम होगी। ठीक, तो उसी के भी आप पे आंसर है ये। आइए 99, एक एल्कोहल 5 मिनट में ल्यूकास टेस्ट देता है, यानी बेटा सेकेंडरी एल्कोहल है। फिर देखो ओजोनोलिसिस पर बेटा केवल C2H4 यानी CH3CHO दे रहा है। ठीक, यानी बेटा आपके एल्कीन में इसका डबल कार्बन होगा। कितने कार्बन है, 2, यानी आपकी एल्कीन बेटा C4H8 होगी। और चूंकि बेटा एक ही प्रोडक्ट बन रहा है यानी बेटा वो सिमेट्रिकल होगी, यानी बेटा ब्यूटीन 2 होगी। तो आपकी एल्कीन जो होगी ब्यूटीन 2, इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो बेटा केवल एस्टरडीआइड। ठीक है ना। स्ट्रक्चर ऑफ एल्कोहल, तो देखो एल्कीन में बेटा कितने कार्बन, 4, तो एल्कोहल में कितने कार्बन होंगे बेटा, 4। देखो पहला भी सेकेंडरी एल्कोहल है लेकिन 5 कार्बन है। दूसरा बेटा प्राइमरी है, बेकार, ये भी बेटा सेकेंडरी है लेकिन इसमें कार्बन कितने हैं, 4, आंसर थर्ड। ठीक, तो देखो आपका आंसर बेटा ब्यूटेनॉल 2 है। इसका बेटा डिहाइड्रेशन करोगे, अल्फा बीटा एलिमिनेशन, उस बीटा पोजीशन से हटाओ जिस पे बेटा हाइड्रोजन कम होते हैं। फिर जब बेटा इसकी ओजोनोलिसिस करोगे तो 2 मोल बेटा क्या बनेगा, एस्टल्डिहाइड। तो 99 का बेटा थर्ड। पहला भी सेकेंडरी अल्कोहल है लेकिन उसमें कार्बन के नंबर बेटा 5 है। लास्ट देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन प्रोडक्ट ऑब्टेन टर्सरी ब्यूटाइल मिथाइल ईथर। देखो ये बेटा आपको बनाना है। ईथर बेटा किससे बनाए जाते हैं, विलियमसन सिंथेसिस से। विलियमसन सिंथेसिस में बेटा मैकेनिज्म क्या होता है, SN2, एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी, एल्कोक्साइड मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्सरी। देखो होता है क्या बेटा, RCl शुड बी प्राइमरी, R-ONA ये बनाता है बेटा ईथर। तो देखो बेटा ये वाला R प्राइमरी होना चाहिए, एल्कोक्साइड का R बेटा मे बी प्राइमरी, मे बी सेकेंडरी, मे बी टर्सरी। तो देखो एक तरफ आपका टर्सरी है, एक तरफ प्राइमरी, तो ये बेटा किससे आएगा, एल्काइल हैलाइड से। ये बेटा किससे आएगा, एल्कोक्साइड से। ठीक, तो एल्कोक्साइड का R बेटा टर्सरी होना चाहिए, एल्काइल हैलाइड का R प्राइमरी होना चाहिए। देख लो बेटा आंसर कौन सा है, इसमें देखो ये इसमें बेटा एल्कीन बनेगी, इसमें आंसर आपका बेटा थर्ड। इसमें बेटा आपकी क्या बनेगी, एल्कीन, डीहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो ये बेटा FST का पूरे 50 क्वेश्चन का डिस्कशन है। पहले 25 बेटा संजीव सर ने करा दिया, बाकी 25 मैंने करा दिया। इस आशा के साथ आज का सेशन ख़त्म करते हैं कि जो भी आपकी क्वेरीज होंगी रिगार्डिंग क्वेश्चन, वैसे बहुत कम होंगी, आपकी हम लोग के डिस्कशन से बेटा कंप्लीट हो जाएंगे। ओके बेटा, थैंक यू।